Hearty welcome everyone. I am Deepmala Sharma bringing forth before you a beautiful and emotional story. A house is not a home. From the supplementary reader book Moments for the students of class 9th. The story is written by Zen Godioso. A house is not a home. यहाँ इन दो वर्ड्स को देखिए. एक तो house और दूसरा home. क्या अंतर है इन दोनों वर्ड्स में? हाउस का मतलब होता है जस्ट एक मकान. ओके, इट रेफर्स जस्ट टू अ बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, कंक्रीट एंड सीमेंट एक्सेट्रा. वेयर एज होम का क्या मतलब है? होम का मतलब होता है घर. घर यानी ऐसी जगह जहाँ कोई फैमिली रहती है और फैमिली के मेंबर्स रहते हैं और फैमिली के उन मेंबर्स में आपस में लव, अफेक्शन जैसी फीलिंग्स होती हैं एंड ये सब एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े होते हैं. आपस में एक अटैचमेंट होती है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है. तो ऑथर यहाँ ये कहना चाहती हैं कि एक जो हाउस है वो कभी भी एक होम नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि बेसिकली हाउस जो है वो जस्ट एक बिल्डिंग है, एक जस्ट भवन है जो ईंट, कंकड़, ओके, पत्थर इन सबको मिला के बना दिया. वो तो एक बिल्डिंग है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है. लेकिन जो होम है वो लिविंग मेंबर से बनता है और उससे भी बढ़कर बनता है एक दूसरे के साथ वो जो फीलिंग्स शेयर करते हैं उनसे. तो ये जो स्टोरी है बेसिकली ये एक टीनेजर बॉय के बारे में है कि जब ही ग्रोज अप, जिस समय वो बड़ा हो रहा होता है तो उस समय वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करता है एंड धीरे धीरे उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दूर हो जाती हैं. लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में जिन लोगों का उसको सपोर्ट मिलता है, जो उसे हेल्प करते हैं, फाइनली वो उनको थैंक्स करता है, उनके लिए काफ़ी ग्रेटफुल फील करता है कि जिनकी वजह से ही फील्स एट होम. उसको ऐसी फीलिंग आती है कि वो घर पर है, यानी इमोशनली वो उन सबसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, राइट. और इसी तरह से वो महसूस करता है कि हाउ प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड एंड हैप्पी ही इज बिकॉज ऑफ दोज पीपल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि स्टोरी बेसिकली है क्या. The narrator of the story is a young school boy. After passing junior high school, he joined a new high school. It was a big school. The narrator felt awkward during his first year of high school. He missed his old school badly. He often went to meet his old teachers. They encouraged him to get involved in school activities. तो जो हमारी स्टोरी का जो नैरेटर है, मीन्स जो हमें कहानी सुना रहा है, मैंने आपको बताया कि वो एक यंग स्कूल बॉय है एंड ही इज इन हिज टीनेज. ओके, टीनेजर बॉय है और उसने जस्ट अभी अभी अपना स्कूल चेंज किया है क्योंकि उसने जूनियर हाई स्कूल पास कर लिया था एंड उसके बाद उसने हाई स्कूल में एडमिशन लेना था. ओके, एंड जब वो हाई स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है वहाँ पर. क्यों ऑकवर्ड फील होता है? क्योंकि इससे पहले जब वो जूनियर हाई स्कूल में था तो वो एकदम सीनियर मोस्ट क्लास में था एंड इन दैट क्लास ही वॉज द हेड ऑफ द क्लास. ओके, तो बड़ा अच्छा सा उसको लगता था, बड़ी सीनियर वाली फीलिंग उसको आती थी. लेकिन जैसे ही वो हाई स्कूल में गया तो ही वॉज इन द जूनियर मोस्ट क्लास, वो सबसे छोटे क्लास में चला गया. आप सपोज कीजिए कि प्राइमरी स्कूल में आप 5th तक पढ़ते हो, राइट. फिर उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्कूल में जैसे आ जाते हो, सपोज करो 6th स्टैंडर्ड में आते हो, तो वो जो स्कूल है आपका सीनियर सेकेंडरी होगा, तो 6th to 12th के लिए की क्लासेस के लिए वो स्कूल होगा. तो जैसे ही आप एक तो 5th क्लास में होते हो, 5th क्लास में आप बड़ा अच्छा सा फील करते हो, आपको बड़ा सीनियर वाली फीलिंग आती है क्योंकि प्राइमरी स्कूल में 5th क्लास सबसे सीनियर मोस्ट क्लास है. इसी तरह से अगर आप मिडिल विंग में हो तो 8th क्लास सीनियर मोस्ट क्लास है. जैसे आप 9th में आते हो तो 9 to 12 के हिसाब से सीनियर सेकेंडरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आप एकदम से 9th स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो आपको बिल्कुल जूनियर फील होगा. तो बिल्कुल अच्छा उसको इस तरह से फील नहीं होता. उसको अपने पुराने स्कूल की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की बहुत याद आती है. सबसे बुरा तो उसको ये बात लगती है कि उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे उनमें से किसी का भी एडमिशन उसके साथ इस नए हाई स्कूल में नहीं हुआ एंड उन सबको अलग अलग स्कूल्स में भेज दिया गया. तो उसे बहुत बार टीचर्स की याद आती है और वो उनसे मिलने के लिए बार बार अपने पुराने स्कूल में जाता रहता है. जो उसके पुराने टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो उसे अब भी यही समझाते हैं कि तुम अपने आप को स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, वहाँ पे मन लगाने की कोशिश करो, धीरे धीरे तुम वहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे. लेकिन वो उन सब की बात को समझता है और वो यही सोचता है कि ये सब उसे कंसोल करने के लिए कह रहे हैं एंड वो ये भी कहते हैं कि जब भी तुम्हारा दिल करे तो हमसे मिलने के लिए स्कूल में आते रहना, अगर तुम्हारा मन वहाँ पे लग भी जाए तो भी तुम हमें मत भूलना. तो इस तरह से वो बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है अपने पुराने स्कूल से एंड अपने टीचर्स से. तो देखिए स्टोरी का ये तो बैकग्राउंड है, लेकिन देखिए स्टोरी की बेसिकली शुरुआत कहाँ से होती है. तो वन संडे आफ्टरनून
Not long after he had started high school, he was sitting at home doing his homework. His little cat was sitting on the table. Ty smelled something strange. Then he noticed smoke pouring in through the seams of the ceiling. Soon the whole room was engulfed in flames. The narrator and his mother came out of the room. तो एक बार संडे दोपहर की बात है. उस समय ज़्यादा समय नहीं हुआ था इसको हाई स्कूल ज्वाइन किए हुए. वो अपने घर पर बैठा हुआ था और अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था. बहुत ही ठंड थी और इसलिए उसकी मदर ने फायर प्लेस में आग जला रखी थी. आपको पता ही है कि ठंडे इलाकों में घर को गर्म रखने के लिए, कमरे को गर्म रखने के लिए वहाँ पर आग जला देते हैं. और उसके पास एक कैट थी. ओके, रेड टैबी कैट वो उसको बुलाता है. वो उसके पेपर्स के ऊपर, उसके सामान के ऊपर ऐसे बार बार उछल रही थी और काफ़ी एंटरटेनमेंट उसका वो कर रही थी. अब वो ये बताता है कि उसके कैट से वो बहुत अटैच्ड फील करता है, जुड़ा हुआ था काफ़ी कैट से, क्योंकि जब वो छोटी थी, ओके, जब वो किटन थी तो उस समय उसने उसे बचाया था, राइट. तो जो कैट है वो भी उससे काफ़ी अटैच्ड फील करती है, उसकी पेट कैट होती है. एंड दे बोथ लव्ड ईच अदर वेरी मच. एंड मदर ने मदर जो बार बार क्या कर रही थी, मदर बार बार फायर प्लेस में कुछ कोल वगैरह डाल रही थी ताकि कमरे को गर्म रखा जा सके. तभी ऑथर को एकदम से कुछ अजीब सी स्मेल आती है. जैसे उधर उधर देखता है तो देखता है कि जो सीलिंग की जो सीम्स हैं, यानी कि जो छेद दरारें थी, वहाँ से कुछ कुछ धुआं आना शुरू हो जाता है. एंड धीरे देखते देखते वो जो धुआं है पूरे के पूरे कमरे में भर जाता है. वो एकदम से एक दूसरे को देख भी नहीं पाते. एंड ऑथर जो है फटाफट से भागकर यार्ड में बाहर आ जाता है. और जैसे वो बाहर आते हैं वो देखते हैं दोनों, उसकी मदर और वो जैसे हमारा नरेटर, दोनों बाहर आ जाते हैं. जैसे ही वो देखते हैं मुड़कर तो जो पूरा का पूरा कमरा है, पूरा का पूरा घर जो है वो एकदम आग की लपटों में घिरा हुआ होता है. एकदम से बहुत तेज आग लग जाती है. इधर से नरेटर जाता है नेबर के घर पे, पड़ोसी के घर पे, ताकि फायर डिपार्टमेंट में कॉल कर सके आग बुझाने के लिए. और वो देखता है कि उसकी मदर जो है वो वापस से घर में चली गई है. एंड तभी की तभी मदर वापस आती है एक स्मॉल मेटल बॉक्स के साथ. और वो जो मेटल बॉक्स है उसके अंदर उन्होंने ले रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होते हैं. तो देखिए, The narrator ran to the neighbors to call the fire brigade. He saw his mother run back into the house. She came out after some time holding a metal box containing important documents. तो मदर जो है वो अंदर चली जाती हैं और एक मेटल बॉक्स लेके आती हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ड्रॉपिंग द बॉक्स इन द लॉन, शी रैन बैक इन टू द हाउस. और वो जल्दी से मेटल बॉक्स को बाहर फेंक देती हैं, लॉन में फेंक देती हैं और जैसे वापस से घर के अंदर दौड़ के चली जाती हैं. The author was about to run after her, but a fireman stopped him forcibly. The other firemen rushed in to save the mother. They could bring her safe. अब जो ऑथर है वो नरेटर जो है वो देखता है कि उसकी मदर जो है वो दोबारा से कमरे के अंदर, घर के अंदर चली जाती हैं. इस बार वो क्यों गई हैं? एक्चुअली जो नरेटर है उसके फादर जब वो काफ़ी छोटा था उस समय एक्सपायर हो गए थे और अब उसके फादर से जुड़ी हुई बस कुछ ही यादें उनके पास हैं. उनमें से उनके कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ लेटर्स हैं. एंड मदर उन्हीं पिक्चर्स और लेटर्स को लेने के लिए दोबारा से घर के अंदर गई हैं. नरेटर जैसे ये देखता है कि मतलब दोबारा इतने भयंकर आग लगे हुए घर के अंदर जा रही हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है और जैसे चिल्लाता है कि मोम नो. और जैसे वो दौड़ने को होता है उसे महसूस होता है कि पीछे से किसी हाथ ने उसको रोका है. वो जैसे मुड़कर देखता है तो वो एक फायरमैन होता है. एंड वो जो फायरमैन है वो उसको इसीलिए रोक रहा है कि ऑलरेडी घर के अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और इसके लिए भी काफ़ी इलॉजिकल होगा अगर वो इस पोजीशन में घर के अंदर जाता है. तो वो कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आती बात, मुझे अंदर जाने दो, मेरी मॉम जो है वो अंदर फंसी हुई हैं. और वो कहता है कि नहीं तुम चिंता मत करो, दूसरे फायर फाइटर्स भी हैं, वो उनको ले आएंगे. एंड जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है कि पूरी की पूरी गली के अंदर बहुत सारे फायर ट्रक्स आ चुके हैं आग बुझाने के लिए. वो उसे एक ब्लैंकेट में रैप करके साइड में बिठा देते हैं और तभी वो देखता है कि दूसरा एक फायरमैन अंदर गया है घर के और वो मदर को बाहर लेकर आ जाता है. ये सब प्रोसेस जो है करते हुए उनको 5 घंटे का समय लग जाता है, तब जाकर वो आग बुझ पाती है. आफ्टर 5 hours द फायर वॉज फाइनली आउट. द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन. पूरा का पूरा घर पूरी तरह से जल चुका होता है, कुछ भी नहीं बचा हुआ होता. नाउ द नरेटर रियलाइज दैट हिज कैट वॉज फाउंड नोवेयर. अब नरेटर को ध्यान आता है कि उसकी जो कैट है वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही. ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड. बहुत बुरा लगता है उसे अपनी कैट के बारे में सोचकर. ही फील्स क्वाइट सैड एंड स्टार्ट्स क्राइंग.
He wanted to go inside the house, but the fireman did not let him go inside that night. उसे ये लग रहा था कि किसी भी तरीके से उसे घर के अंदर जाना है, चाहे तो उसकी कैट जिंदा है, चाहे तो उसकी कैट मर गई है, उसे ये पता करना है कि कैट एक्चुअली है कहाँ पे, या तो वो डेड होगी या वो अलाइव होगी, लेकिन वो है कहाँ वो इसे पता करना चाहता है। लेकिन फायरमैन ने बोला है कि आज रात को वो घर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इनके लिए वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। कि अभी भी आपको पता है कि काफ़ी केमिकल्स वगैरह होते हैं जब भी आग लगती है, तो अगर वो वापस घर के अंदर जाएंगे, चाहे तो आग बुझ चुकी है, लेकिन अगर फिर भी वो घर के अंदर जाएंगे तो इट कैन बी क्वाइट रिस्की फॉर देम। उस रात वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर गए, उन्होंने वो रात वहीं पर ही बिताई। द नरेटर एंड हिज मदर वेंट टू द नरेटर्स ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। द नेक्स्ट डे इट वॉज मंडे। अगला दिन मंडे था। आपको पता है कौन से दोपहर की बात थी? संडे दोपहर की बात थी जब उनके घर पे आग लगी थी। नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स मंडे था। एंड फिर देखिए क्या हुआ। ही वॉज टू गो टू स्कूल। मंडे था तो उसे स्कूल जाना था। ही वॉज वियरिंग द स्कूल यूनिफॉर्म बट ही हैड नो शूज। ही बोरोड टेनिस शूज फ्रॉम हिज आंट। हिज स्कूल बैग हैड बर्न्ड इन द फायर। ही थॉट दैट एवरीथिंग हैड बीन फिनिश्ड फॉर हिम। अब देखिए क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट डे मंडे होता है एंड उसे स्कूल जाना होता है, तो वो संडे को चर्च गया था। चर्च जब वो गया था तो जो उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे, ओके। और उसके पास कोई भी शूज़ नहीं थे। चर्च से आने के बाद जैसे वो होमवर्क करने के लिए बैठा, उसने अपने शूज़ रिमूव कर दिए थे और वो होमवर्क करने बैठ गया था। जैसे ही आग लगी उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो वापस से अपने शूज़ को पहन ले, ओके। और इसलिए जो है उसने क्या किया, अपनी आंट से कुछ एक टेनिस शूज़ थे उनको बोरो किया और फिर वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया। अब स्कूल वो जाएगा कैसे? उसको पास तो स्कूल जाने के लिए कुछ भी है ही नहीं। जो कपड़े उसने पहने हुए हैं या शूज़ जो है वो भी बोरो किए हुए हैं, ओके। उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, उसे बहुत ही शर्म आ रही थी ये सब चीज़ें सोचकर कि उसने जो क्लोथ्स पहने हैं, उसके पास कोई बुक्स नहीं है, होमवर्क नहीं है, उसके पास अपना बैकपैक नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। और ऑब्वियस है कि यदि मान लीजिए आपके साथ भी ऐसी कोई बात हो कि आपको बिना अपनी यूनिफॉर्म के, बिना शूज़ के, बिना अपने बुक्स वगैरह के साथ, बैग्स के बिना आपको स्कूल जाना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा, राइट? तो उसे लगा कि हो सकता है कि मदर से वो कह दे कि भाई आज मैं स्कूल नहीं जाता, लेकिन मदर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। एंड वो फाइनली स्कूल चला गया लाइक अ ज़ोंबी। ज़ोंबी यानी कि बहुत ही वियर्ड सा, बहुत ही अजीब सा वो लग रहा था अपने आप को। एंड स्टिल वो स्कूल चला गया। कुल मिला के उसे बहुत बुरा फील हो रहा था और उसे अपने पुराने स्कूल की, अपने फ्रेंड्स की, उसके घर की और उसकी कैट की, सभी चीज़ों की बहुत याद आ रही थी। एवरीथिंग फेल्ट सरियल एंड वॉज नॉट श्योर what was going to happen. He was feeling insecure. When he walked through what used to be his house after school that day, he was shocked to see how much damage there was. There was no time to grieve. His mother rushed him out of the house. They borrowed money from the narrator's grandparents. They rented an apartment nearby. When the debris of their burnt house was being cleared off, the narrator came there daily hoping that his cat was somewhere to be found. अब कुछ भी चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। ना ही तो उसको अपना स्कूल अच्छा लग रहा था, ऊपर से उसका घर भी जल गया था। एंड सबसे ज़्यादा बुरी बात तो उसके साथ ये हुई थी कि उसकी कैट भी कहीं खो गई थी। उनके पास कुछ भी सामान अब नहीं बचा था। तो मंडे को स्कूल उसने अटेंड किया एंड स्कूल अटेंड करने के बाद वो जहाँ उसका जो घर जला हुआ था वहाँ पर चला गया उसको देखने के लिए। उसे देखा तो वहाँ पे सच में कुछ भी नहीं बचा था। या तो फायर ने सब कुछ जला दिया था, या फिर वो जो उन्होंने वाटर या केमिकल्स यूज़ किए थे फायर को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए, उन सब चीज़ों ने हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर मान लीजिए मेटलिस्टिक चीज़ों की बात करें तो सिर्फ फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स या जो मदर वो लेकर आई थी पर्सनल आइटम्स जो कि इंपॉर्टेंट आइटम्स थे, वही केवल बचे थे। अदरवाइज सब कुछ खत्म हो गया था। एंड सबसे ज़्यादा उसको दुख तो हो रहा था कि उसकी जो कैट थी वो भी चली गई थी। हिज हार्ट एक्ट फॉर हर। उसे बहुत 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 बुरा लग रहा था अपनी कैट के लिए। लेकिन उनके पास इस तरह से दुख मनाने का कोई भी टाइम नहीं था। उसकी मदर ने कहा कि हमें यहाँ से अब जाना पड़ेगा, हमें कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम कुछ समय के लिए रह सकें। एंड उसे भी लग रहा था कि उसे भी अपने स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे। उन्हें पैसे उधार लेने पड़े। उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, नैरेटर के ग्रैंड पेरेंट्स से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए, क्योंकि उनके पास उस समय कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं थे, कैश भी नहीं था और कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी नहीं था कि जिसको दिखाकर वो बैंक से मनी विड्रॉ कर पाते। सब कुछ आग में, स्मोक में खत्म हो गया था। अब उस हफ्ते वो क्या कर रहे थे, जैसे अब उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करानी शुरू कर दी अपने घर की, तो उस हफ्ते उन्होंने जितना भी मलबा था, जो भी डेब्री था वहाँ पे, उसे रिमूव करना शुरू कर दिया। ऑथर डेली, नरेटर डेली वहाँ पर जाता, बैठता, देखता
कि भी क्या कुछ हो रहा है, कि ताकि कहीं से उसको कोई हिंट मिले उसकी कैट के लिए। लेकिन उसकी कैट कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, उसको लग रहा था कि कैट वहाँ से जा चुकी है। और अब देखिए इसके बाद स्कूल में क्या होता है। The news of this fire tragedy spread in the school. The next day at school, the people were acting even more strange than usual. They had taken up a collection and had bought him some school supplies, notebooks, and all kinds of different clothes. They were introducing themselves to the narrator very warmly. The narrator made friends that day. तो यहाँ पे नैरेटर कहता है कि इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली, कि बुरी खबर जो है वो ज़्यादा जल्दी फैलती है। और वो कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहता है कि हाई स्कूल में भी जहाँ पे मेरे टीचर्स थे, दूसरे नए स्टूडेंट्स थे, उन सबको भी मेरी इस प्लाइट का, मेरी इस पुअर सिचुएशन का पता चल गया और मुझे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, बहुत ही शर्म आ रही थी। जैसे तो सभी ये सोच रहे हो कि मैं ही शायद इस सारे सर्कमस्टांसेस के लिए अकेला रिस्पॉन्सिबल हूँ। और उसे बहुत बुरा लग रहा था किस तरह से उसकी इस नए स्कूल में शुरुआत हुई है। उसने ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह की अटेंशन उसको कभी मिलेगी। उसे तो बड़ा अच्छा लगता था कि क्योंकि वो लास्ट टाइम जो जूनियर हाई स्कूल था वहाँ पे भी वो एक सीनियर था, ओके, मतलब सीनियर एंड एज वेल एज ही वाज द हेड ऑफ दैट क्लास। तो उसे हमेशा से बड़ी अटेंशन सीकिंग अच्छी लगती थी। लेकिन इस तरह की अटेंशन जब हर कोई उससे कहे हाय बेचारे के घर में आग लग गई, देखो बेचारे के साथ क्या हुआ, तो इस तरह की बातें तो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में गया तो उसने देखा कि लोग जो हैं वो तो उससे और भी अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उस समय वो अपनी जिम क्लास में जाने के लिए लॉकर के पास तैयार हो रहा था और जो भी दूसरे स्टूडेंट्स थे वो बार बार उसके आसपास आ रहे थे और झुंड बना रहे थे और उससे कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। और ऐसा लग रहा था कि जैसे तो वो उसको जिम में धकेल ही देंगे, इतना उसको फोर्स कर रहे थे जल्दी चलो जिम में। और जाने के बाद उसको पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी सी टेबल थी वहाँ पे और उस टेबल के ऊपर बहुत सारा कलेक्शन ऑफ मटेरियल, बहुत सारा सामान उसके लिए रखा हुआ था, जिसमें उसकी स्कूल की ज़रूरत की चीज़ें, जिसमें उसकी नोटबुक्स, बुक्स, सभी डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स, ये सब चीज़ें बच्चों ने कॉन्ट्रीब्यूशन करके उसके लिए खरीद कर अरेंज की थी। नैरेटर बहुत खुश हो गया, उसको लगा जैसे तो क्रिसमस है उसके लिए, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट्स, इतने सारे नई चीज़ें उन स्कूल के फ्रेंड्स ने, स्कूल के स्टूडेंट्स ने उसके लिए अरेंज की थी। वो बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था, बहुत ही खुश महसूस कर रहा था। एंड जो लोग उससे कोई बात भी नहीं कर रहे थे वो भी उसके पास आ रहे थे, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि हाँ जी मैं ये हूँ, इस तरह से उसे सब उसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे। उसे इतना अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ और भी सब कुछ ओके हो जाएगा। और इस तरह से उसे बहुत ही रिलीव्ड और रिलैक्स महसूस हो रहा था। उस दिन उसने कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाए। नाउ a month later of the fire tragedy, their house was being rebuilt. The author's friends were with him. A kind lady came with the author's cat and gave it to him. It brought a new life for the author. देखिए क्या होता है, एक महीने के बाद क्या होता है कि वो देख रहा होता है अपने घर को दोबारा से नया बनते हुए। उसका डेली का यही काम होता है और इस बार वो अकेला नहीं होता, अब उसके फ्रेंड्स भी बन चुके होते हैं। तो दो फ्रेंड्स, उसके नए स्कूल के नए फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स उसके साथ बैठे हुए होते हैं, घर को बनते हुए देख रहे होते हैं और वो प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से उसका बेडरूम बनेगा, कहाँ पे क्या बनेगा। और तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है और कोई लेडी होती है, वो कहती है कि डज दिस बिलोंग टू यू, कि क्या ये तुम्हारी है, ओके। तो जैसे वो मुड़कर देखता है, वो देखता है, उसको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता। एक वुमन खड़ी है और उसके पास एक कैट है, उसकी कैट है, नैरेटर की कैट है। वो एकदम से उछल के कूद के खड़ा होता है और कैट को अपनी गोदी में उससे, उसके आर्म्स में से ले लेता है और बहुत ज़्यादा कैट को प्यार करता है, उसे हग करता है। और एकदम जो है वो, आप ही मानो कि उसको कितना इमोशनल और कितना अच्छा फील हो रहा होगा अपनी कैट को देख के, आप सोच सकते हो। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसे हक कर रहे थे, कैट को हक कर रहे थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, कूद रहे थे। एंड फाइनली उसे बहुत 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 अच्छा लगता है। होता क्या है बेसिकली कि ये जो कैट है, हो सकता है कि जिस समय आग लगी थी उस समय वो वहां से डर के भाग गई हो, ओके, और वो 1 माइल अवे दूर चली गई थी, क्योंकि ये जो वुमन थी इसका घर 1 मील की दूरी पर ही था। और फिर जो है उसकी जो कैट थी उसके कॉलर पर, ओके, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ था कि जैसे ये पता करने के लिए कि अगर मान लो कैट कहीं मिसप्लेस भी हो जाए तो फ़ोन करके एटलीस्ट वो बता दें कि हाँ जी आपकी कैट हमारे पास है। लेकिन आप सोच सकते हो कि घर तो पूरा का पूरा जल गया था, तो उनके पास कोई भी फ़ोन नहीं थे, सब डिस्ट्रॉय हो गया था, फ़ोन सब डिस्कनेक्ट हो गए थे।
एंड ये जो वंडरफुल वुमन थी जिसने उस कैट को संभाल के रखा था, उसे ये महसूस हुआ कि ये जो कैट है ये काफ़ी मतलब इस तरह की कैट है जिसको बहुत प्यार से रखा गया है, और ये कैट जो है ये भी अपने ऑनर्स को मिस कर रही है, और जो भी इसके घर वाले होंगे वो भी इसको बहुत ही बुरी तरह से मिस कर रहे होंगे, एंड इसीलिए वो जो वुमन है वो कैट को वापस करने के लिए आती है। अब फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नैरेटर की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती हैं, और वो सभी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक स्ट्रेंजर यानी कि इस वुमन उसके लिए स्ट्रेंजर थी, अजनबी थी, राइट, उसने जो काइंडनेस दिखाई उसके लिए, और बहुत ज़्यादा अपनी बिलीव्ड कैट के लिए वो ग्रैटिट्यूड फील करता है, ग्रेटफुल फील करता है, एंड फाइनली ही सेज कि माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। और वो अपनी लाइफ के लिए थैंक्स बोलता है कि सब कुछ उसका जो एकदम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, एकदम अंधेरा छा गया था उसके सामने, वो सब चीज़ें अब दूर हो गई हैं, उसकी लाइफ बैक आ गई है, उसकी कैट वापस आ गई है, और वो खुद भी वापस आ गया है। दिस इज हाउ द स्टोरी कम्स टू एन एंड। आई होप कि आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। What does the author notice one Sunday afternoon? एक संडे आफ्टरनून ऑथर क्या देखता है? जी हाँ, आग लग गई थी। What is his mother's reaction? What does she do? मदर का क्या रिएक्शन है और वो इसके लिए क्या करती है? ओके, कि एक बार तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन मदर फिर दौड़ के जाती हैं, मेडल का बॉक्स लेके आती हैं, एक बार फिर से दौड़ के जाती हैं, और उसके फादर की जो भी पिक्चर्स हैं, उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, लेटर्स वगैरह, वो वापस लेके आती हैं। Why does he break down in tears after the fire? क्यों रोता है ऑथर? ओके, जैसे उसके घर में आग लगती है तो वो क्यों रोने लगता है? वो इसलिए रोता है क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसको अपने पुराने स्कूल की बहुत याद आ रही होती है, नया स्कूल उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, अपने पुराने फ्रेंड्स की, टीचर्स की याद आती है, एंड सबसे ज़्यादा वो मिस करता है अपनी कैट को। Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? तो जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है नेक्स्ट डे स्कूल में। क्यों फील करता है? क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा होता कि इस तरह से उसकी शुरुआत होगी नए स्कूल में, कि उसके घर में आग लग जाएगी, सब उसे सिंपैथेटिकली या इस तरह से बड़ी सिंपैथी शो करेंगे। ओके, एंड किस तरह से उसके जो वर्ड्स हैं वो बताते हैं, ये सब मैंने स्लाइड में मेंशन किया है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी? कैट और ऑथर एक दूसरे के बहुत फॉन्ड हैं, मतलब एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। किस तरह से स्टोरी में डिपिक्ट किया है? वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ? तो कैट जो है वो कहाँ चली गई थी आग लगने के बाद? यस, 1 माइल अवे फ्रॉम द हाउस। कौन वापस लेकर आता है? कैसे? तो वुमन लेकर आती है, वो स्ट्रेंजर लेडी होती है। और कैसे लेकर आती है कि एकदम से वो ऑथर बैठा हुआ होता है अपने फ्रेंड के साथ, और वो पीछे से आती कहते हैं कि डज दिस बिलोंग टू यू, कि क्या ये तुम्हारी है, इस तरह से उसको वापस कर देती है। वॉट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली? तो जो स्कूलमेट्स हैं उसके किस तरह से ऑथर की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है या पीपल के लिए उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे वो उसकी हेल्प करते हैं, राइट, क्योंकि ऑथर ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि उसको इतनी ज़्यादा मदद मिल जाएगी अपनी फ्रेंड से, राइट। हाउ डज दिस लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ? एंड इस तरह से उसका जो ये आइसोलेशन है, वो लोनली फील कर रहा होता है, वो दूर हो जाती है, उसके नए फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट। और इस तरह से वो उसको ये लगता है कि अब जो मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल अब पटरी पर आ गया है और अब मेरे सब कुछ स्मूथ हो गया है। What is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? तो क्या मतलब है इस बात का? ये देखिए एकदम लास्ट सेंटेंस है इस स्टोरी का, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कि my cat was back and so was I. क्या मतलब है इस सेंटेंस का? Here the author wants to point out that life without affection is useless. He was depressed after a great loss in all fields. His old school and teachers were always in his mind. The fire had reduced his house to ashes. His cat was also not with him. In such circumstances, he considered himself dead and had no interest in life. तो जैसे कि ऑथर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका स्कूल छूट जाता है, नए फ्रेंड्स उसको बनाने पड़ते हैं, नए स्कूल में वो भी एडजस्ट पे नहीं हो पाता, उसको पुराने टीचर्स की, पुराने स्कूल की, पुराने फ्रेंड्स की बहुत याद आती है, घर में आग लग जाती है, उसकी कैट भी वहाँ से गायब हो जाती है, बहुत फंसा हुआ महसूस करता है, राइट। इन दी एंड एज सुन एज द कंडीशंस टुक द टर्न ही फेल्ट रिलीव्ड। लेकिन जैसे जैसे जो कंडीशंस हैं वो बदलती हैं, उसको बहुत रिलीव्ड, रिलैक्स्ड महसूस होता है।
नाउ ही हैड ऑल द थिंग्स विद हिम, उसके पास सब कुछ वापस आ जाता है, उसका घर भी, उसके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं नए, राइट, सभी फ्रेंड्स उसकी मदद भी करते हैं, उसकी कैट भी इवन वापस आ जाती है। द ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर, ऑथर हालांकि यहाँ कहीं भी नहीं जा रहा होता कि आई वॉज बैक, ओके, वो कहते हैं ना कि सो वॉज आई, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, तो ऑथर कहीं गया नहीं होता, वो किस तरह से वापस आता है, इट वॉज ए स्टेट ऑफ माइंड, केवल उसकी स्टेट ऑफ माइंड है, वो इमेजिन क्या करता है, माइंड में क्या सोचता है, ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज ग्लूमी स्टेट एंड स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक, तो वो एंजॉय करता है इस स्टेट को, अपनी लाइफ को, जब उसकी कैट वापस आ जाती है एंड उसकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हो जाता है। तो यही इस स्टोरी के थ्रू मैं आपसे कहना चाहूँगी बेटा कि नेवर लूज होप, ओके, आप हमेशा अपने आप को इस तरह से इंडल्ज कीजिए अपने आसपास के लोगों में कि आपको कभी मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए ना सोचना पड़े, ओके, एंड ऑलवेज कंसीडर कि मेटलिस्टिक चीज़ें जो भी हैं, ओके, वो हमेशा सेकेंडरी हैं, एंड जो पीपल हैं अराउंड यू इन योर फैमिली, दे माइट बी योर फ्रेंड्स, दे माइट बी योर ओके रिलेटिव्स, तो वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड यही सब चीज़ें हैं जो एक हाउस को होम में कन्वर्ट करती हैं, एंड रियली अ हाउस इज़ नॉट अ होम। Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.